स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं में अध्याय 4 है हमारे पास, आदिवासी, डिक्कू और एक सवर्ण युग की कल्पना। इस अध्याय में आपके पाठ्य पुस्तक से जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। अब आपके पास अपनी पुस्तक रख लीजिएगा। पुस्तक में आपके देखिए प्रश्न नंबर पहला है, रिक्त स्थान भरें। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है रिक्त स्थान भरने का, और पहला ही रिक्त स्थान हमें दिया हुआ है, अंग्रेजों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ पर हमारा जो रिक्त स्थान है, इसमें आ जाएगा जंगली और बर्बर। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर कहा था, और इस रूप में उन्होंने उनका वर्णन किया था। दूसरा है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को कहा जाता है। तो झूम खेती में जो बीज बोते थे, वो क्या करते थे, आदिवासी लोग उन बीजों को बिखेर देते थे, और बिखरने के बाद जब बारिश होती थी तो वो बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाते थे। तो इस तरीके को हम बोलेंगे बिखेरना। तो दूसरे में हमारा आ जाएगा बिखेरना। तीसरा है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को स्वामित्व मिल गया। तो आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया था। तो आपके तीसरे में आ जाएगा भूमि का। और चौथा है, असम के चाय बागानों, यहाँ पर रिक्त स्थान में आपके आएगा चाय बागानों, और बिहार की कोयला खानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। असम में जो चाय बागान थे वहाँ पर, और बिहार की जो कोयला खानें थी वहाँ पर काम करने के लिए आदिवासी जाने लग गए थे। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं दोस्तों। आपकी किताब में आप चाहे तो ये लिख सकते हो, चारों रिक्त स्थानों के यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, सही या गलत बताइए, है ना, सही और गलत हमें बताना है। तो पहला है, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। झूम खेती में जमीन की जुताई नहीं होती थी, और बीजों को रोपा भी नहीं जाता था, बीजों को बिखेर देते थे वहाँ पर। दूसरा है हमारा, व्यापारी संथालों से कृमि कोष खरीद कर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे। तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो भी व्यापारी थे वो संथाल आदिवासियों से कृमि कोष खरीद लेते थे और उसको 5 गुना ज़्यादा कीमतों पर बेच देते थे। तीसरा है, बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोनों जैसी प्रथाओं में यकीन ना करें। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बिरसा मुंडा जो थे, उन्होंने उनको मानने वाले लोगों को ये कहा था कि आप शराब पीना छोड़ दीजिए, और ये जितने भी जादू टोने और ये जो होता है, इन प्रथाओं को आप यकीन मत कीजिए, अंधविश्वास को मत मानिएगा। अगला हमें दिया हुआ है घ वाला, अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अंग्रेजों ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हम कह सकते हैं कि आदिवासियों की जीवन पद्धति को उन्होंने बचाने का प्रयास किया हो। तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे प्रश्नों में। आपके जो प्रश्न हैं किताब में, प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है आपको, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी। जब अंग्रेजों का शासन था उस वक्त घुमंतू काश्तकार, जो घूमने वाले किसान थे, उनके सामने कौन सी समस्याएं आ गई थी। घूमने वाले किसान यानी कि जो एक जगह पर रुककर खेती नहीं करते थे। मान लीजिए 3-4 साल यहाँ पर खेती की, उसके बाद फिर दूसरे जंगलों में चले गए, वहाँ पर खेती की। तो ऐसे जो घुमंतू काश्तकार थे, उनके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। तो इसका उत्तर होगा, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए घुमंतू काश्तकारों को एक जगह रहने पर मजबूर कर दिया था। अंग्रेज लोग जो थे, उन्होंने अपना स्वार्थ देखा, और उन्होंने एक काम किया कि जितने भी घुमंतू काश्तकार थे, उन सबको एक जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। इससे घुमंतू काश्तकारों की स्वतंत्रता भंग हो रही थी। घुमंतू काश्तकारों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको एक ही जगह पर रहने दे। दूसरा, घुमंतू काश्तकार जो ब्रिटिश मॉडल के अनुसार हल बैल के प्रयोग द्वारा खेती करते थे, जिससे उन्हें कठिनाई होती थी, क्योंकि उन्हें खेती से अच्छी पैदावार नहीं मिल रही, जिससे उन्हें लगान चुकाना मुश्किल हो रहा था। और तीसरा हो जाएगा हमारा, घुमंतू काश्तकारों ने धीरे धीरे खेती की इस विधि का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे घुमंतू खेती या झूम खेती पर वापस लौटना चाहते थे। घुमंतू काश्तकार जो थे, उन्होंने जब अंग्रेजों ने उन्हें बैल और हल दिए खेती करने के लिए, और एक ही जगह पर रुक कर कि आप यहीं पर हल बैल लो और खेती करो, लेकिन उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे झूम खेती करना वापस चाहते थे और वापस उसी जगह पर लौटना चाहते थे। आगे चलेंगे हम। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया हुआ है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए। तो इसका उत्तर होगा, आदिवासी मुखियाओं के कई प्रशासनिक अधिकार खत्म हो गए। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया।
आदिवासी जो मुखिया होते थे, मान लीजिए आज हमारे गांव में जो मुखिया हैं, उन मुखियाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, है ना। ये तो अभी सरपंच वगैरह हो गए हमारे, उससे पहले गांव का जो प्रधान होता था, जिसे हम पटेल कहते हैं, है ना। उन पटेल से जो भी गांव की समस्याएं होती थी, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे, सब उन्हीं पटेल के पास जाकर हम समस्याओं को हल करवाते थे। पुलिस थाने तक जाने की नौबत तो बहुत ही बड़ा काम होता था तब आती थी। तो आदिवासी जो मुखिया होते थे उनके पास भी ये अधिकार थे, उनकी जो पंचायतें होती थी, उनका जो भी झगड़ा वगैरह होता था वो उन्हीं पंचायतों पर निपटान कर दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा, उनका ये अधिकार छीन लिया। उन्हें जो ब्रिटिश अधिकारी ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों को मानने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को जब अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। आदिवासी जो मुखिया थे उनको अंग्रेज अधिकारी जो थे उनको नजराना देना, नजराना यानी कि गिफ्ट, जो भी हम गिफ्ट देते हैं ना, ऐसे उन लोगों को गिफ्ट देना होता था। और अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे उनके रूप में उनके समूह को अनुशासन में रखना होता था, जो कि ये आदिवासी मुखिया कर नहीं सकते थे। तीसरा हो जाएगा, आदिवासी मुखियाओं के पास जो ताकत पहले थी, अब वो ताकत नहीं रही। वे परंपरागत कार्यों को करने के लिए भी लाचार हो गए। ये जो थे 3 पॉइंट हमने यहाँ पर देखे। ये जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो उसके बाद जो आदिवासी मुखिया थे उनकी ताकत जो थी उनमें ये बदलाव आ गए थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, है ना। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये कि दिक्कू किसे कहा जाता है ना। आपके दिमाग में ये प्रश्न आ गया होगा, दिक्कुओं से यानी कि दिक्कू किसे कहा जाता होगा और उनको आदिवासियों से क्यों गुस्सा किया होगा आदिवासियों ने उन पर। तो देखिए दिक्कू क्या होता था, आदिवासी मिशनरी, सूदखोर हिंदू जमींदार तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिक्कू कहते हैं। आदिवासी मिशनरी यानी कि ऐसे व्यक्ति, आदिवासी समूह के वो लोग जो आदिवासी धर्मों को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित करने वाले लोग। और सूदखोर यानी कि जो पैसा ब्याज से देते थे। और कुछ ऐसे हिंदू जमींदार और अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, उन सबको आदिवासी लोग दिक्कू कहते थे। और इन दिक्कुओं से आदिवासियों को गुस्सा आता था, तो उसका हमें कारण बताना है। तो पहला हो जाएगा हमारा, आदिवासी दिक्कुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था का कारण मानते थे। आदिवासी मानते थे कि हम जब गरीब हैं और हमारी जो ऐसी अवस्था है, वो सारी अवस्था इन दिक्कुओं की वजह से ही है। आदिवासियों का मानना था कि कंपनी की जो भू राजस्व नीति है, उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही है। ये भी कंपनी की जो भू राजस्व नीति, वो भी आदिवासी लोग मानते नहीं थे और चाहते थे कि ये इन दिक्कुओं की वजह से ही ऐसा हो रहा है। आदिवासियों का मानना था कि हिंदू जमींदार तथा सूदखोर उनकी जमीन हड़पते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग इनको कर्ज दे देते थे और जब ये कर्ज नहीं चुका पाते थे तो ये जो जमींदार लोग थे ये उनकी ज़मीनें छीन लेते थे। तो आदिवासियों को ऐसा लगता था कि ये जो हिंदू जमींदार है और जो सूदखोर है, ये उनकी ज़मीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। आदिवासियों का मानना था कि मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति की आलोचना करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति अ, किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से मिलेगा तो वो अपने धर्म की बड़ाई करेगा ही सही। तो आदिवासी जो मिशनरी लोग थे वो आदिवासियों को ये भड़काते थे कि आपका जो ये धर्म है, ये धर्म अच्छा नहीं है, आप हमारे ईसाई धर्म में आ जाइए, आपको ऐसा होगा वैसा होगा यूँ होगा। तो आदिवासी लोग यूँ समझते थे कि यार ये जो मिशनरी लोग हैं ये उनके धर्म और जो पारंपरिक उनकी जो संस्कृति है उनकी ये आलोचनाएं करते हैं, जिसकी वजह से भी उनको उन दिक्कुओं से गुस्सा होता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। बिरसा मुंडा जो थे उनकी कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था। आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी। तो इसका उत्तर होगा हमारा, देखिए बिरसा की नज़र में स्वर्ण युग, बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा ने क्या किया, उनके जो अनुयायी थे उन अनुयायियों को कहा कि आप हमारा जो आदिवासियों का इतिहास है उस इतिहास को आप पुनर्जीवित करो, ये संकल्प लो। और आह्वान किया कि आप सब लोगों को हमारे पुराने इतिहास को जानना है, हमारे जो लोग थे वो कितने पराक्रमी और मेहनती लोग थे। दूसरा, बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। तीसरा हो जाएगा, उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा मुंडा का ये मानना था कि स्वर्ण युग जो था हमारा, उस स्वर्ण युग में हम कभी भी आपस में नहीं लड़े, ना भाइयों से ना रिश्तेदारों से, सब ईमानदारी से रहते थे। और जब आज आप इन लोगों के साथ रह रहे हो तो आपस में ही भाइयों से लड़ रहे हो, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। उनके अनुयायियों को बिरसा मुंडा ने ये बात समझाई थी। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से रहें और अपने खेतों में काम करें। तो दोस्तों ये आपके जो प्रश्न थे
इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी पाठ्यपुस्तक से, उन सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।